हेलो एवरीवन। हम लोग आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जिसमें हम लोग कवर करेंगे, जो कि टॉपिक है पॉलिटी का। और इसमें हम लोग भारतीय संविधान को आज कवर करेंगे और इसका पार्ट एक है ये। ठीक है, आपको बताया साथियों कि हमारा जीके और जीएस की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, वो की रात को 9 बजे होती है। देखें, आज का जो टॉपिक है वो हर एक एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, भारतीय संविधान के प्रमुख अंगों के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग भाग, विषय और अनुच्छेद पर भी आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने वीडियो में, कुछ महत्वपूर्ण बातें संविधान के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमको पता है कि भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा संविधान है। ये बेसिक सी जानकारी जो हम लोगों को पता है। साथ ही हम लोगों को ये भी पता है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां शामिल थी। तो शुरुआत में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें प्रस्तावना एक, क्योंकि आज भी प्रस्तावना एक ही है। और पहले जो संविधान में जो अनुच्छेद थे, तो टोटल कितने अनुच्छेद थे? 395। और उस समय 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां शामिल थी। अगर हम लोग वर्तमान के संविधान के पिछले संविधान से तुलना की जाए तो कई कई बीच में संविधान संशोधन होते रहे हैं, जिस कारण से अगर हम वर्तमान में संविधान में अनुच्छेद की बात करें तो लगभग 470 अनुच्छेद उपस्थित हैं। 25 भाग हैं, जबकि पहले कितने भाग थे? 22 भाग थे। अभी कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग। और पहले जो अनुसूचियों की संख्या थी वो कितनी थी? 8 थी। और अभी जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ठीक है, और प्रस्तावना पहले भी एक थी तो और आज भी एक है। तो चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग भारतीय संविधान के अंगों को समझेंगे। सबसे पहले जितने अंग की हम लोग एक दिन में समझेंगे उतने ही अंगों के अनुच्छेद के बारे में भी हम लोग समझेंगे आज ही। सबसे पहले हम भाग 1 की बात करें कि संविधान में कुल मिला के 20 भाग हैं। 20 में से हम लोग सबसे पहले भाग 1 की बात कर रहे हैं। भाग 1 का जो विषय है वो कहाँ से है? संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि बताएं किस भाग में संघ और उसके क्षेत्रों के संबंध को दर्शाया जाता है। तो भाग 1 जो है उसमें संघ और उसके क्षेत्रों को दर्शाया जाता है। और इसको दर्शाने के लिए हमें कितने अनुच्छेद दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक जो भी अनुच्छेद हैं वो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित हैं। ये अनुच्छेदों में जो भी महत्वपूर्ण होंगे उन अनुच्छेदों को भी हम लोग कवर करेंगे। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। अगर हमें सिटीजनशिप से जानकारी लेना है तो हम भारतीय संविधान के भाग 2 को पढ़ेंगे। और भाग 2 को पढ़ेंगे तो उसमें अनुच्छेद निकलेंगे 5 से 11। तो अनुच्छेद 5 से शुरू करें और अनुच्छेद 11 तक पहुंच जाए तो पूरा का पूरा हमारा भाग 2 कवर हो जाता है, जिसमें हम पूरी तरह से समझ जाते हैं सिटीजनशिप के बारे में। इसके बाद अगर हम लोग भाग 3 पे आए तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। जो मौलिक अधिकार हैं हम लोगों के, उसके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें संविधान के भाग 3 को पढ़ना पड़ेगा। और भाग 3 में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक हम जब पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम लोगों के मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। तो बात यहाँ तक समझे होंगे कि भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, जिसके लिए अनुच्छेद कितने हैं? 1 से लेके अनुच्छेद 4 का है। भाग 2 का संबंध सिटीजनशिप से है और इसमें जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 11 हैं। इसके बाद भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 35 दिए गए हैं। इसके बाद साथियों हम लोग भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है। निर्देशक सिद्धांत की बात किसमें की गई है? भाग 4 में। और इसके लिए हमें अनुच्छेद दिए गए हैं 36 से 51। साथियों, अगर हमें निर्देशक सिद्धांत के बारे में समझना है तो उसके लिए हमें संविधान खोलना पड़ेगा और संविधान के भाग 4 में जाना पड़ेगा। और भाग 4 में हम लोग अनुच्छेद 36 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और अनुच्छेद 51 यानी कि 51 जब हम पढ़ चुके होंगे तो हम समझ जाएंगे कि निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं। साथियों, चौथे का ही ए पार्ट है, भाग 4A की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के बारे में समझाया गया है। हम लोगों के मौलिक कर्तव्य क्या है इसके बारे में बताया गया है। और इसका जो अनुच्छेद है वो है 51A, 51A। किसकी बात हो रही है?
मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4A में है। और अनुच्छेद किसका संबंध है? 51A का। साथियों, अगर हम लोग भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में कई सारे इसके पार्ट हैं। देखें, भाग 5 में अगर हम इसकी अध्याय 1 पे आए तो उसमें कार्यकारी के बारे में बताया गया है, जैसे क्या क्या कार्य होते हैं किसके, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसके लिए जो अनुच्छेद पढ़ना पड़ेंगे वो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 है, कार्यकारी। अगर हमें संसद के बारे में जानकारी लेना है तो संसद की चर्चा भी किस भाग में है? 5वें भाग में है। लेकिन अनुच्छेद कितने से? अनुच्छेद 79 से 122 तक जो भी अनुच्छेद मिलेंगे वो सभी के सभी अनुच्छेद हमें संसद के बारे में जानकारी कराते हैं। और संसद किस भाग में आती है? 5 में। अगर राष्ट्रपति की विधायकी शक्तियों के बारे में जानना है कि राष्ट्रपति की विधायकी शक्तियां हैं वो किस भाग में है, तो वो भी किस भाग में है? 5 भाग में ही है। लेकिन अनुच्छेद कौन सा है इसका? 123, 123 राष्ट्रपति की विधायकी शक्तियों को दर्शाता है। अगर हमें संघ न्यायपालिका के बारे में समझना है तो भी हम संविधान की भाग 5 को देखेंगे। और इसके लिए हम लोग अनुच्छेद 124 से 147 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक बातें केवल किसके बारे में बताई गई हैं? संघ न्यायपालिका के बारे में। भारत के नियंत्रक महालेखा के बारे में अगर जानकारी चाहिए तब भी हम भाग 5 को ही पढ़ेंगे। और इसके लिए अनुच्छेद 148 से 151 है। साथियों, अगर हम थोड़ा सा हिंट याद कर ले कि जैसे महानियंत्रक परीक्षा लेखक जो एग्जाम में पूछते हैं तो इसका बस हमें ये याद हो जाए कि अनुच्छेद 148 से 151 है, तो ऑप्शन से आंसर निकालने में काफी हेल्प मिल जाती है। जैसे 148 और 151 से कोई ऊपर या नीचे के अनुच्छेद हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से एक शॉर्ट रूम में हम लोग मन में छवि बना लेते हैं तो वो काफी हमारे लिए जरूरी होती है। इसके बाद साथियों अब हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद को कवर करेंगे। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद में जो भाग हैं उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे वो केवल वही कवर करेंगे। साथियों, हम लोगों को जैसा पता है कि भाग 1 का संबंध किससे है? संघ और उसके क्षेत्र से। संघ और उसके क्षेत्र से किसका संबंध है? भाग 1 का संबंध है। और इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 1 से लेकर 4 तक। लेकिन हम केवल 2 ही अनुच्छेद इसमें देखेंगे, जिसमें अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3 को जानेंगे। देखिए, अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 1 का संबंध किससे? संघ के नाम और क्षेत्र से है। अनुच्छेद 3 की बात की जाए तो नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे आप जिस जिले के हों और उस जिले का जो भी राज्य पड़ता है और उस राज्य का अगर नाम में परिवर्तन करना है तो हमें कौन सा अनुच्छेद अपनाना पड़ेगा? देखना पड़ेगा अनुच्छेद 3। अगर हमें अपने राज्यों की सीमाएं, क्षेत्रों के बारे में कुछ भी परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमें अनुच्छेद कौन सा देखना पड़ेगा? 3। नए राज्यों का अगर गठन होना है तो सरकार अनुच्छेद 3 को देखेगी। इसके बाद हम भाग 2 में आते हैं। भाग 2 का संबंध किससे है? नागरिकता से है। और इसके लिए अनुच्छेद कितने बताए गए थे? तो अनुच्छेद 5 बताए गए थे, 5 से लेके 11 तक। यहाँ पर देखिएगा 5 से लेके 11 तक भाग 2 में अनुच्छेद हैं। और जिसमें क्या देखते हैं हम लोग? सिटीजनशिप को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? नागरिकता। इसमें हमारे लिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 10, जबकि इसके अंदर कुल अनुच्छेद कितने हैं? 5 से लेकर 11 तक। लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है अनुच्छेद 10। देखिए, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता को दर्शाता है। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता को किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 10 में बताया गया है। अनुच्छेद 11 की बात करें तो अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए बनाया गया है। साथियों, इसको डिटेल में और भी बता सकते हैं लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको छोटे से रूप में बता रहे हैं। और इसी प्रकार से हम लोग केवल महत्वपूर्ण अनुच्छेद को ही यहाँ पर लाए हैं।
देखिए अनुच्छेद 11 का संबंध किससे है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए। इसके बाद साथियों हम लोग भाग थर्ड में आते हैं और भाग थर्ड क्या बोलता है? मौलिक अधिकारों को बताता है। और इसके लिए अनुच्छेद कितने हैं इसके अंतर्गत? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक हमको सिर्फ मौलिक अधिकार ही सिखाते हैं। और मौलिक अधिकार किताब के भाग कौन से में है? तो भाग थर्ड में है। इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद होंगे वो हम सभी के सभी पढ़ेंगे। देखिए अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून, जो मौलिक अधिकार हैं उसके असंगत या उनका अपमान करने वाले जितने भी कानून हैं वो किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 13 हमको ये सब जानकारी दे देता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता वो किस अनुच्छेद में लिखा गया है? वो अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर कोई भेदभाव करता है तो उसको हम अनुच्छेद 15 पढ़ाकर सुना देंगे कि अनुच्छेद 15 ये सभी काम करने से मना करता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, यानी कि अगर सबके लिए कोई रोजगार निकला है तो उसमें सब लोगों के लिए समान अवसर दिया जाए, किसी में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद किसने में दर्शाया गया है? अनुच्छेद 16 में। साथियों अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये किसमें दर्शाया गया है? 17 में। उपाधियों का उन्मूलन किसमें दर्शाया गया है? अनुच्छेद 18 में। तो ये तो इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद और याद भी रहते हैं। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण भी बताता है कि हमारे पास कितनी आजादी है और इसके संबंध में जो भी बातें हैं वो अगर हमें जानना है तो अनुच्छेद 19 को पढ़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 19 के और भी भाग हैं, जैसे अनुच्छेद 19 का फर्स्ट, सेकंड, ABC, इनके बारे में भी थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जानकारी अनुच्छेद 19(1)(a) में बताई गई है। शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होने की जानकारी अनुच्छेद 19(1)(b) में बताई गई है। संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1(c) में बनाई गई है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1(d) में बताई गई है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता वो अनुच्छेद 1(e) में बताई गई है। किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 1(g) में बताई गई है। अगर हम अनुच्छेद 21 को देखें तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a) में बताया गया है। मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में बताया गया है। कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 लगाता है कि कोई कारखाना वगैरह है तो वहां पर बच्चे काम नहीं कर सकते, इस पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 लगाता है। अनुच्छेद 25 अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता को देता है। अल्पसंख्यकों के हितों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 29 बताता है। अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 बताता है। जो कुल मिला के अल्पसंख्यक जब शब्द दिखाई देना तो अनुच्छेद 29 और 30 में इन्हीं के बारे में बातें की गई है, इनके हितों की और उनके शैक्षणिक संस्थानों की। रिट सहित मौलिक अधिकार को लागू करने के उपाय, अगर रिट सहित मौलिक अधिकार को लागू करने के उपाय जानने के आप इच्छुक हैं तो आपको अनुच्छेद 32 को पढ़ना चाहिए। साथियों
अगर हम लोग निर्देशक तत्व को देखें तो हमें कहाँ पर चलना पड़ता है, भाग 4 में। भाग 4 में निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है और ये पता है कहाँ से कहाँ तक है। तो बताया गया था शुरुआत में, ये आपके पढ़ते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। इनके बारे में हम लोग समझते हैं और जानते हैं निर्देशक तत्व कौन कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोगों को अनुच्छेद 38 ध्यान रखना है। लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए, ये सब किस में बताया गया है, अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता कैसे मिलेगी, ये सब चीजें क्या अधिकार है, इसके बारे में अनुच्छेद 39A पढ़ना पड़ेगा। ग्राम पंचायतों का गठन इंपोर्टेंट है, अब एग्जाम में ये पूछते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में बताया गया है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में बताई गई है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान बेहद इम्पोर्टेंट, ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 45 में। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये सब चीजें अगर जानना चाहते हैं तो अनुच्छेद 46 को पढ़िएगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कौन करता है, ये बहुत पूछने जाने लगा एग्जाम में। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कौन करता है, तो अनुच्छेद 50। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है किस तरीके से, इसके लिए अनुच्छेद 51 को पढ़ेंगे। भाग 4A में आते हैं, इसमें मौलिक कर्तव्य बताया और इसके लिए अनुच्छेद 51A को बताया गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में समझाया गया है। भाग 5 में आते हैं, जो कि संघ से संबंधित है और इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की शक्ति द्वारा क्षमा आदि प्रदान करना, कुछ मामले में सजा को निलंबित करना, कम करना, या हम कोई भी जैसे क्राइम कर लें और अगर हम को राष्ट्रपति क्षमा करे तो राष्ट्रपति क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में रखता है, अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद के बारे में समझाया गया है। राष्ट्रपति को सलाह देना और मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कैसे काम करे, ये सब चीजें अनुच्छेद 74 में बताई गई हैं। भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद 76 इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। ये सभी जो अनुच्छेद है ना, ये इंपोर्टेंट ही हैं क्योंकि उसमें से कुछ आपको दिखाई दे रहे होंगे हटे हुए अनुच्छेद हैं। राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री कोई काम कर रहे हैं तो सबसे पहले राष्ट्रपति को क्या देते हैं, सूचना देते हैं, तो ये उनका कर्तव्य है। इसके बारे में अनुच्छेद 78 को में लिखा है कि भाई ऐसा करना पड़ेगा। अनुच्छेद 85 क्या बोलता है, संसद के सत्र, छात्रावासन और विघटन, ये सब चीजें अनुच्छेद 85 बताता है। अनुच्छेद 100 कहता है कि सदनों में मतदान, रिक्तियां और गण पूर्ति के होते हुए भी कार्य करने की सदनों के बारे में जानकारी अनुच्छेद 100 बताता है। यह पूछने लगे एग्जाम में। अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना चाहे तो अनुच्छेद 108 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया को दर्शाता है। धन विधायकों की परिभाषा अगर जानना चाहते हैं तो अनुच्छेद 110 को देखिएगा। वार्षिक वित्तीय वितरण अगर चाहिए तो अनुच्छेद 112 के अनुसार आगे बढ़िएगा। अनुच्छेद 1, 2, 3 1, 2, 3 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति। कुल मिला के संसद सत्र की छुट्टी चल रही है, उस दौरान अगर कोई अध्यादेश जारी करना है तो राष्ट्रपति उसको 1, 2, 3 कर देंगे।
अनुच्छेद 139 कतिपय रिट जारी करने की शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करता है। शक्तियां जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करता है। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी हैं, वो अनुच्छेद 141 कहता है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है, इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 149 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, अनुच्छेद 149। साथियों ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे। आज केवल भाग 5 तक देखा पार्ट 1 में, इसके बाद और भी पार्ट आएगा। इसमें हम लोग पूरे भागों को और उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते जाएंगे। यहाँ तक आप वीडियो को 1-2 बार देखिएगा और अपने आप से रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा, तो साथियों आपको ये याद हो जाएंगे भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। और साथ ही जो रात में जीके जीएस का मॉक टेस्ट होता है उसको देखिएगा, उसमें अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए आपका।